स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जब उन्होंने कहा था कि बहुत हो गया समय रोने का, अब ईश्वर के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, हमको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, बल की उपासना करनी पड़ेगी। भाई साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को प्रणाम, दर्शकों को। आपके जीवन में स्वामी विवेकानंद के विचारों ने क्या भूमिका निभाई? स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि वे ही केवल जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, अन्यथा तो चलती फिरती खेलती बोलती हंसती गाती लाश मात्र है। देश को चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और स्टील जैसी नसें। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जो सारा जनरेशन जेन जी वगैरह की बात होती है, उन सबके लिए भी स्वामी विवेकानंद की बातें उतनी ही आकर्षित करती है जितनी कि आज से 150 वर्ष पूर्व करती थी। जो पूरे देश को उद्वेलित कर रहा है और हर युवा, हर व्यक्ति जो है स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको उन्होंने हिंदू मेला कहा। अभी आजकल हम स्वदेशी मेले लगाते हैं ना। टेक्नोलॉजी अगर भारत में नहीं बनी है तो भी भारतीयों के द्वारा बनी है। इसलिए यदि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हानि पहुंचाते। इसलिए स्वदेशी ये केवल समृद्धि का ही नहीं, सुरक्षा का भी विषय है। 12 जनवरी को होने वाली इस स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक इवेंट के रूप में नहीं देखा जाकर के स्वदेशी जीवन शैली को अपनाने के तौर पर देखा जा रहा है। संकल्प दौड़ के माध्यम से युवाओं के बीच में अपने शारीरिक सौष्ठव को, अपने शारीरिक बल को प्राप्त कर मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक वीरता की साधना को पुष्ट करने का काम होगा। जय स्वदेशी। 5 तय करो इस 12 जनवरी को दौड़ लगाते समय कि मेरे जीवन में मैं स्वदेशी लेकर के आऊंगा। एक दिन आप अपने भारत को समृद्ध बनाने में अपने योगदान पर गर्व करोगे। इसलिए संकल्प की महान शक्ति के साथ स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाना हमारे अंदर के विवेक और आनंद को जगाने का काम करेगा और हम भारत माता को विश्वगुरु अवश्य बनाएंगे, यह मेरा विश्वास है। जय स्वदेशी। आज हम इस विशेष संवाद की शुरुआत एक ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान पूर्वक परिचय से कर रहे हैं जो ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में गहन अध्ययन के साथ साथ राष्ट्र और समाज को वैचारिक दिशा देने वाले एक प्रखर चिंतक हैं। उनकी वाणी में अनुभव है, उनके विचार में भारतीयता है, उनके चिंतन में भविष्य का भारत दिखाई देता है। आज के इस संवाद में हम उनसे स्वामी विवेकानंद, स्वदेशी और स्वावलंबी भारत जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे आज के अतिथि हैं श्री मुकुल कानिटकर जी, एक प्रख्यात शिक्षाविद, विचारक, लेखक और युवा प्रेरक हैं। श्री मुकुल कानिटकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लॉ कॉलेज नागपुर से LL की उपाधि प्राप्त की है। मुकुल कानिटकर जी भारतीय शिक्षा और संस्कृति के ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली, स्वदेशी विचार और आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा की भूमिका पर गहन शोध और व्याख्यान किया है। मुकुल जी का वर्तमान दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य और वैचारिक प्रबंधन के अखिल भारतीय संयोजक हैं। वे भारतीय शिक्षा मंडल के अखिल भारतीय संगठन सचिव रहे हैं। आपने अनेक विश्वविद्यालयों जैसे IIT दिल्ली, IIT रुड़की, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की है। आपने सामूहिक सूर्य नमस्कार से लगभग 30,000 बच्चों को प्रेरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्री मुकुल कानिटकर जी ने लेखक के रूप में भी अत्यंत सक्रिय योगदान दिया है। उन्होंने कई व्याख्यान, शोध, निबंध और प्रेरक लेख लिखे हैं। वे आयुर्वेद, योग, भारतीय दर्शन, शिक्षा और समाजशास्त्र जैसे विषयों को आधुनिक संदर्भ में समझाने और जनमानस तक पहुंचाने में भी सक्रिय रहे हैं। आज हम गर्व से उनके विचारों, उनके अनुभव, युवा केंद्रित मार्गदर्शन को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके शब्द न केवल ज्ञान देते हैं
बल्कि प्रेरणा, दिशा और राष्ट्रीय चेतना भी जगाते हैं। भाई साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राम राम। मेरा पहला प्रश्न भाई साहब आपसे है कि आपके जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने नेतृत्व और राष्ट्र भाव के निर्माण में क्या भूमिका निभाई? सभी को प्रणाम, दर्शकों को। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है और स्वामी विवेकानंद जी की जो विचार है, उसी से बचपन से संपर्क आया मेरा संघ की शाखा के माध्यम से और बाद में विवेकानंद केंद्र के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद ने जो एक जीवन को स्पष्टता दी कि जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, और अपना जीवन स्वयं के लिए न होकर, स्वार्थ के लिए न होकर राष्ट्र के लिए है, यह बात भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही स्पष्ट। विवेकानंद का एक वाक्य है कि वे ही केवल जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, अन्यथा तो चलती फिरती, खेलती बोलती, हंसती गाती लाश मात्र है। और इसी बात ने ये प्रेरणा दी कि अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाए। आज भी स्वामी विवेकानंद का ही आदर्श है, स्वामी विवेकानंद का ही विचार है जो सदा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो भी काम मिले उस कार्य को कर्तव्य भाव से करते जाए। नेतृत्व आदि तो पाश्चात्य संकल्पना है, भारत में तो वास्तविकता में कार्यकर्ता समन्वय का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हमारे यहाँ शब्द है योजकस्तत्र दुर्लभा, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। जैसे हर अक्षर से मंत्र हो सकता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। हर औषधि से, हर मूल से, हर वनस्पति से औषधि बन सकती है। उसी प्रकार से हर मनुष्य में भी कुछ ना कुछ योग्यता होती है। एक अच्छा योजक बनना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विनम्रता से अहंकार को मिटा करके आप अच्छे योजक बन सकते हैं। माँ भारती की सेवा में यह अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद केंद्र के माध्यम से मिला तो जीवन में स्वामी जी के उन्हीं विचारों को उतारने का, प्रत्यक्ष में आचरण में लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देश को चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और स्टील जैसी नसें। स्वदेशी संकल्प दौड़ के माध्यम से इस संदेश को कैसे जीवित रखा जा सकता है? वास्तविकता में शारीरिक बल यह बहुत आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें वीर व्रतधारी युवा आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जब उन्होंने कहा था कि बहुत हो गया समय रोने का, अब ईश्वर के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, हमको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, बल की उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए उनका वह भी वाक्य बड़ा उद्धृत किया जाता है और कई बार उसको भ्रम के साथ उद्धृत करते हैं, मिसकोट करते हैं विरोधी विचार के लोग। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा, जब मुझे इस बात पर पूछा गया तो मैंने बताया कि भगवत गीता दो वीरों के मध्य का संवाद है। ऐसा अर्जुन जो सव्यसाची है, यानी दाहिने बाएं हाथ से समान रूप से काम कर सकता है और 24 घंटे गुड़ाकेश है, 24 घंटे बिना सोए युद्ध कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि उसका गांडीव 1 मण का यानी 40 किलो का था। तो 40 किलो के गांडीव को 24 घंटे उठाकर दाहिने बाएं दोनों हाथों से समान रूप से युद्ध कर सकने वाला अर्जुन और 1 उंगली पर गोवर्धन उठाने की क्षमता रखने वाला श्री कृष्ण, इनके बीच का जो संवाद है वो वीरों के बीच का संवाद है। इसलिए गीता जानने के लिए भी फुटबॉल खेलना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को इस ढंग से लेना चाहिए। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि स्वदेशी संकल्प दौड़ के माध्यम से युवाओं के बीच में अपने शारीरिक सौष्ठव को, अपने शारीरिक बल को प्राप्त कर मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक वीरता की साधना को पुष्ट करने का काम होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह मूल बात है। समर्थ रामदास ने भी भगवान मारुति की स्थापना की और उसके सामने सूर्य नमस्कार करने वाले युवा तैयार कर रहे, उसी में से शिवाजी की सेना खड़ी हुई और वही बात स्वामी विवेकानंद ने कही और वही बात आज भी हम प्रत्येक स्थान पर कहते हैं कि शरीर यदि स्वस्थ ही नहीं, सौष्ठवधारी, बलधारी होगा, तभी उसके अंदर राष्ट्र कार्य करने की क्षमता वाला मन भी निवास कर सकेगा। जी भाई साहब, आपने ये कहा कि हमें अब शक्ति की उपासना करनी होगी, हमारे युवाओं को अपने शरीर को सशक्त बनाना होगा, मन को सशक्त बनाना होगा, जिससे कि एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। आज के युवा स्वामी विवेकानंद के उन आदर्शों को कैसे अपनाएं जहां वे कहते थे, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको? स्वामी विवेकानंद की जो शब्दावली है और जो बोलने का जो एक प्रकार की शैली है, वह शैली युवा को सदा से ही आकर्षित करती है और आज भी जो सारा जनरेशन जी, जेन जी वगैरह की बात होती है,
मिलेनियल्स की बात होती है और अब तो जनरेशन अल्फ़ा और बीटा की बात होने लगी है, उन सबके लिए भी स्वामी विवेकानंद की बातें उतनी ही आकर्षित करती है जितनी कि आज से 150 वर्ष पूर्व करती थी। और उसका कारण है कि वो बड़ी तार्किक है, वैज्ञानिक है, इसलिए उन बातों को आकर्षित करते हैं। अब जैसे कठोपनिषद का मंत्र उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये यमराज बता रहे हैं नचिकेता को कि हे नचिकेता, सारा आत्मज्ञान देने के बाद अंतिम श्लोक यह है, अंतिम मंत्र उस उपनिषद का यह है, कठोपनिषद का। यमराज कह रहे थे नचिकेता उठो जागो प्राप्य वरान निबोधत। तो प्राप्य वरान निबोधत का संस्कृत में अर्थ है कि श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसको काल सुसंगत अर्थ देते हुए कहा ध्येय प्राप्ति तक रुको नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको नहीं। यह स्वामी विवेकानंद का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, लेकिन है बिल्कुल सही, क्योंकि अगले वाक्य में उपनिषद कह रहा है शूरस्य धारा निषदा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तलवार की धार पर चढ़ने के समान यह साधना का मार्ग बड़ा कठिन है, यह दुर्गम पथ है, ये बात ज्ञानियों ने कही है। इसलिए उस पथ पर अविचल चलना जब तक लक्ष्य ना मिले। हर युवा अपने मन में किशोरावस्था से ही, कई बार तो बालपन से ही, आदि शंकराचार्य जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को 4 वर्ष की आयु में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को 12 वर्ष की आयु में, APJ अब्दुल कलाम को 19 वर्ष की आयु में, प्रत्येक को यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, किस लिए पैदा हुआ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। यह उठो है। जब यह प्रश्न मन में आता है तो वह उठना है, उस प्रश्न की ओर जाना। प्रश्न तो प्रत्येक के मन में आता है, लेकिन जगता कोई कोई है, उठने के बाद भी जगता नहीं है। जैसे सुबह सुबह भी, अब तो सर्दियाँ हो गई और गुलाबी गुलाबी सर्दी में सुबह रजाई में पड़े रहते हैं, तो जाग तो आ जाती है पर रजाई नहीं हटती है। यहाँ क्रम उल्टा है, पहले उठने को कहा है, उठो फिर जागो। उठो यानी क्या, अपने प्रश्न को अपने अंदर जगाओ कि ये प्रश्न जग गया कि मैं कौन हूँ, उस पर प्रयोग करके देखो। उठो, खड़े होकर के एक काम करके देखो, फिर दूसरा करके देखो। फिर उन स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कितने प्रयोग किए। उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर के विद्यालय में प्रिंसिपल भी बने, शिक्षक बनने का प्रयास किया, वकील LLB करने का प्रयास किया। फिर उनको लगा कि नहीं साधना का ही मार्ग है, तो साधना के मार्ग में गए। फिर उसके लिए हिमालय में साधना करने चले गए, तो पता चला ये मार्ग नहीं है राजयोग का। निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति साक्षात देवी को भक्ति के द्वारा, द्वैत की भक्ति की साधना से साक्षात माँ के दर्शन जिनको हो गए, लेकिन उनको पता चला ये मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। जीवन का ध्येय क्या है, तो उन्होंने कहा एक बम की तरह भारत के समाज पर फट जाऊं और भारत को जगा दूं। यह उनका जीवन लक्ष्य कन्याकुमारी में उनको प्राप्त हुआ। सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ द रॉक आई हिट अपॉन अ प्लान। वहाँ भूमि के अंतिम छोर पर बैठ करके मुझे मेरे जीवन की योजना मिली। युवाओं को स्वामी विवेकानंद यही बताते, तुम्हारा भी जीवन एक विशिष्ट ध्येय के लिए है। हम में से प्रत्येक एक दायित्व लेकर के हमारा जन्म हुआ है, हमको उसे खोजना है, कुछ बनना नहीं है, करना है। यह स्वामी विवेकानंद का संदेश है। टू डू, ये हमारा काम है, और उसके लिए उठो, जागो और लक्ष्य को तय करो कि क्या करने के लिए मेरा जीवन हुआ है। और ये जो समझ लेता है उसको सहजता से मार्ग मिलने लगता है। क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। मैंने LLB किया अपने जीवन में, लेकिन वक्ता अच्छा था तो मित्र कहते थे बहुत अच्छा वकील बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, खूब पैसा कमाएगा। लेकिन मुझे पता था मेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, तो मैंने अपने जीवन के अनुसार लक्ष्य चुना। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं भारत माता की वकालत करूँगा, मैं अपराधियों की वकालत करके पैसा कमाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं भारत माता की वकालत करूंगा। तो ये जीवन मैंने अपने जीवन का लक्ष्य जिसने चुना उसके जीवन में उसको सार्थकता प्राप्त हुई। सफलता से अधिक महत्वपूर्ण सार्थकता है। इसलिए आज का युवा भी लक्ष्य को ही खोज रहा है। स्वामी विवेकानंद आपको बताते, उठो जागो, उठ करके प्रयोग करो अपने जीवन के साथ। स्टार्टअप खोलो, जो आपको लगता है व्यापार मेरा है तो करो, कुछ व्यापार करके देखो। आपको लगता है कुछ कला के क्षेत्र में मुझे जाना है, करके देखो ना। सेटल होने की जल्दबाजी मत करो, अपने साथ प्रयोग करो। ये उठो जागो का अर्थ है, और ये आज की जेन जी कर रही है, आज की युवा पीढ़ी कर रही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद मुझे आज और अधिक प्रासंगिक लगते हैं। जैसा अभी आपने जेन जी के बारे में कहा, और जेन जी के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत जल्दी अपना जो है व्यू बदल देते हैं, एक टास्क से दूसरी टास्क पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक लक्ष्य बनाना है, ठीक है, ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार को अपनाओ, उसी को जियो, उसी में सोचो,
और वही विचार तुम्हें महान बनाएगा। आज के युवा अपने जीवन में इस एक महान विचार को कैसे पहचाने और उसे कैसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्रित करें? युवा चंचल होता है, ये बात तो सही है, और उसका कारण है जिसमें ऊर्जा अधिक होती है वह चंचल होता है। जैसे आप जल को ले लीजिए, तो जल को एक आप किसी पात्र में, कंटेनर कहते हैं ना, कंटेन कर सकते हैं, उस पात्र में उसको रख सकते हैं। बिना पात्र के तो बहने लगेगा, उसको रखना है तो पात्र चाहिए, नहीं तो बहेगा। लेकिन यदि उसी जल को उसकी ऊर्जा कम करके जमा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, बर्फ बन गया, तो फिर नहीं हिलेगा, फिर पात्र की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है तो हिलेगा कैसे। थोड़ी सी ऊर्जा आएगी, पिघलेगा तो बहने लगेगा। अब और ऊर्जा दे दो, भाप बन गई, तो फिर कंटेनर में भी कंटेन नहीं होगा, फिर पात्र में भी नहीं रहेगा, फिर तो और विस्तार चाहेगा। जितनी ऊर्जा अधिक, उतना अधिक विस्तार चाहिए, उतनी अधिक गति है। तो युवा बार बार एक तरह से दूसरी जगह, चैनल भी एक नहीं रहता, रील भी उसको 30 सेकंड की चाहिए, लगातार बदलना उसको इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, प्रचंड ऊर्जा है। फिर नई पीढ़ी के प्रोसेसर भी हमसे ज़्यादा प्रगत है। हम 486 प्रोसेसर वाले लोग हैं, 50 के ऊपर वाले। फिर पेंटियम 4 वाले हैं, जो जनरेशन मिलेनियल जनरेशन जिसको कहते हैं। लेकिन जेन जी तो क्वाड कोर है, और ये अल्फा और बीटा तो क्वांटम कंप्यूटिंग वाले हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड भी तेज है, इसलिए हमको आधे घंटे का टीवी पर एपिसोड देख पाते थे और आधे घंटे बाद बदलते थे चैनल। आज आधा घंटा नहीं, आधा मिनट ही है, क्योंकि उनका प्रोसेसर भी तो फास्ट हो गए ना। इसलिए ये चंचलता कोई दोष नहीं है, ये चंचलता ऊर्जा के कारण है, ये चंचलता प्रगत उनकी बुद्धिमत्ता के कारण है। इसलिए उनको इसमें ही इस दोनों अपनी खूबियों का, अपनी विशेषताओं का उपयोग जीवन के लक्ष्य की ओर समर्पित होने के लिए करना है। बहुत सरल सा उदाहरण है, किसी को पानी की तलाश में और कुआं खोदना है और जमीन को खोदने लग जाता है। अब जमीन को खोदता है, 8-10 फीट खोदता है, तो 8-10 फीट खोदने के बाद में पानी नहीं लगता, तो छोड़ देता है कि अरे पानी नहीं लगा। तो दूसरी जगह 8-10 फीट खोदता है, तो वहां भी 8-10 फीट में पानी नहीं लगता। फिर तीसरी जगह खोदता है, 4 जगह 8-10 फीट खोदने की जगह एक ही जगह 40 फीट खोदता तो पानी लग जाता। तो मनुष्य जीवन में यह जो धैर्य और सातत्य है, यह गुरु के मार्गदर्शन में मिलता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपने जीवन में एक कोई ऐसा मार्गदर्शक पकड़ ले जिसके बारे में उनको 3 बातें पता हो। नंबर 1 कि ये मुझसे स्नेह करता है, मुझसे आत्मीयता है, मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। नंबर 2 मुझसे अधिक योग्य है। और नंबर 3 ये जो भी बताएगा मेरे हित के लिए बताएगा, स्वार्थ के लिए नहीं बताएगा। ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, माता पिता में मिल सकता है, मित्र में मिल सकता है, अपने टीचर में मिल सकता है, और कोई नहीं तो स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री कृष्ण, सबके लिए यूनिवर्सल गुरु भारत में है। उनको अपने जीवन में अपना लीजिए और एक विचार के लिए समर्पित हो जाइए। कैसा विचार होना चाहिए? विचार होना चाहिए देने का, त्याग का। क्योंकि किसी का भी मूल्य, केवल मनुष्य का ही नहीं, वस्तु का भी मूल्य तभी तक है जब वो औरों के लिए कुछ करते हैं। जैसे ये मेरे सामने है, इस पॉडकास्ट में माइक रखा है। अब इस माइक का क्या जीवन का लक्ष्य है? इसके जीवन में कर्म क्या है? इसके अस्तित्व का उद्देश्य है वक्ता की ध्वनि को ग्रहण करना और श्रोताओं तक पहुंचाना। अब उसकी जगह ये माइक खुद की ध्वनि करने लग जाए, विसल बजाने लग जाए, खूं करने लग जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। स्वार्थ आपके मूल्य को शून्य कर देता है। इसलिए आपको अपने जीवन का ध्येय तय करना है, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं। ये देने के आधार पर विचार तय करना, अपने स्वभाव के अनुरूप समाज को, राष्ट्र को मैं क्या दे सकता हूं, इसका विचार मन में लेकर के अपने जीवन के ध्येय तय करेगा, तो ये सारी चंचलता चली जाएगी और आपकी ऊर्जा एकाग्र होगे। जैसे वो लेंस में से सूर्य के किरण एकाग्र होकर के किसी को जला सकते हैं, वैसे ही एकाग्र हुई ऊर्जा आपके जीवन को दिशा दे देगी। जैसे आपने जल के उदाहरण से ऊर्जा और युवा ऊर्जा को विश्लेषित किया है, ये वाकई हमारे युवा दर्शकों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन बनेगा। और भाई साहब, आज एक शब्द है स्वदेशी, जो पूरे देश को उद्वेलित कर रहा है और हर युवा, हर व्यक्ति जो है स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी अब केवल एक शब्द नहीं रह गया, बल्कि एक आह्वान बन गया है, एक आंदोलन बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार,
विचार या स्वदेशी पर स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान है? वास्तविकता में मानता हूं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिस स्वत्रयी की बात हुई, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज्य, सारा स्वतंत्रता आंदोलन इन 3 विचारों पर चला। ये जो स्वत्रयी का जनक मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने ये विचार दिए कि ये बहुत आवश्यक है, और उन्होंने प्रेरणा ली थी राजनारायण बसु से। बहुत कम लोग राजनारायण बसु का नाम जानते हैं। राजनारायण बसु देवघर बंगाल में एक ऐसे विचारक और ऐसे बहुत बड़े महर्षि हो गए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में 1880 के आसपास, स्वामी विवेकानंद के जन्म के कुछ ही, मतलब स्वामी जी 14-15 वर्ष के ही होंगे तभी, उन्होंने, राजनारायण बसु ने मेले लगाए। उसको उन्होंने हिंदू मेला कहा। अभी आजकल हम स्वदेशी मेले लगाते हैं ना, राजनारायण बसु ने उसको हिंदू मेला नाम दिया। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना देने वाले पहले विचारक राजनारायण बसु हैं। और स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से कन्याकुमारी जाने की यात्रा में 7 दिन तक राजनारायण बसु के साथ रहे, और उस 7 दिन में स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह से बांग्ला में या संस्कृत में बात करनी पड़ी, क्योंकि यदि कोई अंग्रेजी का एक शब्द भी बोल देता था तो राजनारायण बसु उनको भगा देते थे। तो राजनारायण बसु को नरेंद्र ने पता नहीं चलने दिया कि उनको अंग्रेजी आती है, तब उनको हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी। स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को पूर्णता पर लिया। बहुत सारे प्रसंग हैं। जिस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने के लिए निकले थे, तो जापान से उनके साथ में, जापान से वैंकूवर कनाडा जाते समय जो जहाज़ था, पानी का जहाज़ था, उस पानी के जहाज़ पर उनके साथ में जमशेदजी टाटा साथ में थे, और डेक पर बैठ करके दोनों की बात होती थी। इस युवा सन्यासी को देख करके टाटा बड़े प्रभावित हुए। उस बातचीत में टाटा से पता चला स्वामी विवेकानंद को कि जापान में जमशेदजी टाटा स्टील मेकिंग की, फौलाद बनाने की एक नई तकनीक सीखने के लिए गए थे, और अब वो जापान में फैक्ट्री खोलने वाले स्टील की, ऐसा उनको पता चला। स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को बताया कि आपको अपने देश में ही इस्पात की फैक्ट्री को ओपन करनी चाहिए, उससे अपने देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये स्वदेशी का विचार जमशेदजी टाटा। आज भी आप यदि टाटा नगर जमशेदपुर जाएंगे झारखंड में, तो वहाँ पर उस टाटा स्टील की फैक्ट्री के बाहर ये बात लिखी हुई है जमशेदजी टाटा ने कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से यहाँ हमने स्टील फैक्ट्री खोली। तो भारत में उद्योग खड़े होने चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे बहुत बड़े केमिस्ट हुए, बहुत बड़े रसायन शास्त्री हुए। उनको स्वामी विवेकानंद ने उस समय स्टार्टअप की योजना दी। आज स्टार्टअप शब्द प्रयोग है, उस समय तो वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। जो बंगाल केमिकल्स आज भी चलता है, आज तो सरकारी PSU बन गया, लेकिन प्रफुल्ल चंद्र रे के बंगाल केमिकल्स के द्वारा स्वदेशी का अनेक बातें मैं स्वामी विवेकानंद की बता सकता हूँ, जिसमें उन्होंने स्वदेशी। टाटा को ही उन्होंने दूसरी प्रेरणा थी। उन्होंने कहा ये आप टेक्नोलॉजी जापान में सीखने जा रहे हो, लेकिन इस्पात बना के नहीं, कि सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है। भारत का फौलाद, भारत का स्टील दुनिया में जाना जाता था। अलक्षेंद्र यहाँ तलवार बनवाता था। रोम का और ग्रीक साम्राज्य की तलवारें भारत से जाती थी, क्योंकि इतना अच्छा फौलाद और कोई बना नहीं सकता था। आज अंग्रेजों ने इसको छिपा दिया है, तो भारत के विज्ञान को भी वापस लाना चाहिए। इसलिए विज्ञान में अनुसंधान का केंद्र बनाओ। तो वहाँ से टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के रूप में बेंगलोर में है। वहाँ भी आप जाओगे तो उसके सामने ही मुख्य जो भवन है, उस भवन में जमशेदजी टाटा का स्वामी विवेकानंद को लिखा हुआ पत्र है। शिकागो से वापस आने के बाद जमशेदजी टाटा ने पत्र लिखा। वैसे ही जगदीश चंद्र बसु को स्वदेशी की प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। जगदीश चंद्र बसु ने भारतीय भाषाओं में विज्ञान के लिए एक सोसाइटी तैयार की, जो आज बोस इंस्टीट्यूट के रूप में कलकत्ता में काम करती है। जगदीश चंद्र बसु और स्वामी विवेकानंद 15 दिन तक पेरिस में साथ में रहे। जिस समय पेरिस में वर्ल्ड साइंस कांग्रेस के कीनोट एड्रेस के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे। आप कल्पना कीजिए, सन 1900 में पेरिस में दुनिया भर के वैज्ञानिक एकत्रित हो रहे हैं, और उसका कीनोट एड्रेस उद्घाटन के समय स्वामी विवेकानंद फ्रेंच में देते हैं। उस समय 15 दिन तक जगदीश चंद्र बसु उनके साथ रहे। तब स्वामी विवेकानंद ने उनको स्वदेशी विज्ञान की बात की। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर के आज जो जन जागरण हमको युवाओं में दिखता है, उसकी प्रेरणा का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद ने किया है। आज स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसका माध्यम भारत में उत्पादन बढ़ाना, उसका माध्यम स्वदेशी को अपनाना, ये एक आर्थिक के साथ ही राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में समाज के सामने आया है। और आज युवा उसके लिए तैयार है। आज युवा को बहुत अधिक नहीं समझाना पड़ता। आज से 10 साल पहले भी समझाना पड़ता था। आज से 10 साल पहले जो विदेशी है वो अच्छा ऐसा माना जाता था, इंपोर्टेड अच्छा। आज लोग कहते हैं जो दुनिया में बन सकता है उतनी क्वालिटी का भारत में क्यों नहीं बन सकता।
दुनिया जो करती है उससे 2 कदम आगे हम जाएंगे। आज यूपीआई जो भारत ने बनाया दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज अमेरिका भारत से यूपीआई लेने को तैयार है। ये भारत के युवाओं में जो आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास और स्वावलंबन का आत्मविश्वास आया है, ये स्वदेशी है। तो हमारी स्वदेशी संकल्प दौड़ जो है वो युवाओं के अंदर के इस आत्मविश्वास को जगाने का काम करेगी। जी भाई साहब, स्वामी जी के इस स्वयं के बोध से जहाँ जमशेदजी टाटा जी ने प्रेरणा ली और उस प्रेरणा से हमने कई विश्व स्तरीय संस्थान खड़े करे, और जैसा कि आपने बताया कि आज टेक्नोलॉजी में भारत जो है पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने के उस पर खड़ा है, और हम टेक्नोलॉजी के क्रिएटर्स हैं। भले ही आप कहीं भी चले जाएं, आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर भारत में नहीं बनी है तो भी भारतीयों के द्वारा बनी है। तो इस स्व के बोध के लिए स्वामी जी के लिए हम हमेशा अनुग्रहित रहेंगे। भारत उनको हमेशा कृतज्ञता की दृष्टि से ही देखेगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, रोजगार और स्थानीय उद्योग के संरक्षण की बात करें, तो इसमें स्वदेशी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक बात हमको समझनी चाहिए कि भारत सदा से ही समृद्ध राष्ट्र रहा है। समृद्धि और संस्कृति साथ साथ भारत में चली है, इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी की उपासना हमने साथ साथ की। जहां हमारे नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जब थे, उसी समय भारत का विश्व के उत्पादन में योगदान भी 40-45% से अधिक था। एंगस मेडिसन नाम के ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव इस नाम से। उसमें वो कहता है कि भारत विश्व का अग्रणी देश 0 ईस्वी सन से 15वीं शताब्दी तक रहा है। तो हमारे तरफ एक तरफ विद्या के मंदिर थे, गुरुकुल थे, बहुत बड़े बड़े विद्यालय थे, और दूसरी तरफ हमारे उत्पादक, कृषि शब्द को कई बार केवल खेती से जोड़ दिया जाता है। खेती के लिए क्षेत्र शब्द संस्कृत में है, क्षेत्र का ही अपभ्रंश होकर के खेती आया। तो क्षेत्र में काम करना, खेती करना, अनाज का उत्पादन करना, ये एक विषय। लेकिन कृषि शब्द का अर्थ ही मैन्युफैक्चरिंग है। आज की भाषा में कहा जाए तो हर प्रकार के उत्पादन को कृषि कहते हैं। इसलिए भारत को जब हम कृषि प्रधान अर्थतंत्र कहते हैं तो वो खेती प्रधान नहीं है, वो उत्पादन प्रधान है। हमारे व्यापारी जो भर भर के ले जाते थे सारे जहाज में भर करके, और चीन तक, जापान तक और उधर अफ्रीका तक, वो भरूच का कांजी मालजी जो अफ्रीका से वास्को दी गामा का मार्गदर्शन करके भारत लेकर के आया था, वो वस्त्र लेकर के गया था अफ्रीका के उस मंडी में बेचने के लिए। तो ये भारत की शक्ति उत्पादक शक्ति रही है, और ये भारत की आंतरिक शक्ति है। हमने जब जब इसको जगाया तब तब हम नंबर 1 बने। जब हम इसको भूल गए तब तब हमारा आर्थिक तंत्र नीचे चला गया। आपको स्मरण करना होगा, जब 1998 में 11 मई 1998 को पोखरण में हमने शक्ति परीक्षण किया, तो उसके बाद विश्व ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। आज भी जैसे टेरिफ है, वैसे उस समय तो बहुत ज़बरदस्त आर्थिक प्रतिबंध, और केवल आर्थिक नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलती थी। हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाना था, फ्रांस देने वाला था। 98 के बाद उसको बंदी हो गई सुपर 305 के अंतर्गत। लेकिन उस समय भारत की आंतरिक उत्पादकता बाहर निकली। दुनिया को लगा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो भारत का क्या होगा। उस समय की भारत की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने आह्वान किया एनआरआई से, नॉन रेसिडेंट इंडियन से, विदेशों में रहने वाले भारतीयों से, और भारत के उद्योगों से, और भारत की पूंजी इतनी जागृत हुई कि आप अध्ययन करेंगे 98 से लेकर 2001 तक भारत का सर्वाधिक विकास हुआ। आत्मनिर्भरता के आधार पर ही हम आगे बढ़े। स्वदेशी ही मंत्र रहा है जिससे हम फिर से अपनी समृद्धि को वापस पा सकते हैं। आज केवल शासन ही नहीं, सारा जनमानस भी इस स्वदेशी के मंत्र को लेकर के चल रहा है, क्योंकि इसका विषय अब लोगों को समझ में आ गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। डोकलाम में और लद्दाख में जब चीन के सैनिक हमारे सैनिकों के साथ और हाथापाई करते थे और उसमें मेजर संतोष यादव वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान हो गए, तब कॉलेज में युवाओं को मैंने पूछा कि वो जो बफर जोन होता है, शून्य एरिया, 0 एरिया, उसमें बंदूकें लेकर के तो ना चीन के सैनिक आते हैं ना भारत के सैनिक जाते हैं। फिर हमारा सैनिक वीरगति को कैसे प्राप्त हुआ? तो उस समय व्हाट्सएप पर फोटो चली थी कि एक लकड़ी का छोटा सा, एक लकड़ी का एक डंडा लेकर के उसके ऊपर कटीले तार लगा करके चीन के सैनिकों ने शस्त्र बनाए थे। तो मैंने कॉलेज के युवाओं को पूछा ये शस्त्र कितने का बनता होगा? तो युवाओं ने कहा 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का बनता होगा, 1000 का बनता होगा। मैंने कहा चाहे जितने का बनता हो,
लेकिन यदि आपके जेब में चीनी कंपनी का मोबाइल रखा है तो मेजर संतोष यादव को बलिदान करवाने वाले सोटे के 500 रुपए तुम्हारी जेब से गए हुए। इसलिए यदि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए स्वदेशी ये केवल समृद्धि का ही नहीं, सुरक्षा का भी विषय है। आज भारत का युवा इस बात को समझ रहा है, अपनी शक्ति लगा रहा है, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहे हैं। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दूसरों पर निर्भर थे, तो उसमें भी हमने सेमीकंडक्टर बनाना भी शुरू कर दिया, चिप बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है हम हाथ डालते तो फटाफट उसको नंबर 1 बन जाते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हाथ डाला हमने, 3 साल में नंबर 1 बन गए। जिस बात को हम हाथ में लेता है हमारा भारत का युवा नंबर 1 बना देता है। तो आने वाला समय बड़ा अद्भुत है, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। टेरिफ वेरिफ लगाते रहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी आंतरिक शक्ति, आंतरिक बाजार भी, मतलब आंतरिक क्रय करने वाले भी उतने ही हैं, उत्पादक भी उतने हैं। इसलिए भारत अपने आप में ही एक विश्व है। दुनिया के 180 देशों की आबादी अकेले भारत में रहती है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वदेशी ही मंत्र है जो भारत को समृद्ध बनाएगा। अभी उत्पादन की जब बात आती है और हम ये देखते हैं कि आज विश्व स्तरीय उत्पादन भारत में हो रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में आज हम विश्व में नंबर 1 हैं। अगर स्वदेशी उद्यमिता को युवाओं के साथ जोड़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल युग जो है उसको युवाओं को किस तरह से लेना चाहिए कि जो 2047 का भारत है उस तस्वीर को प्राप्त करने के लिए हम युवाओं को क्या बताएं कि वो क्या तस्वीर है और इसके लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? एक तो जो भी नया ज्ञान है उसको युवा स्वीकार करता है, हम रोके तो भी नहीं रुकने वाला। इसलिए आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, प्लाज्मा कंप्यूटिंग हो, ये जितनी नई प्रकार की तकनीकें आ रही है, और ये तो थोड़े से ही क्षेत्र हुए, अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत का युवा आज आगे बढ़ रहा है और उद्यमिता में भी आगे आ रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है। लेकिन मुख्य बात तो ज्ञान की है। हमारा पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है। पिछले 2 वर्षों में हम जो 18,000 पेटेंट फॉर्म होते थे वो 44,000 में पिछले साल पहुंचे। और अभी परसों मेरी बात हो रही थी तो इस 31 मार्च से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में तो 1.25 लाख से अधिक पेटेंट के फॉर्म भारत में भरे जाएंगे। मुझे लगता है हम बड़ी तेजी से तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच रहे हैं पेटेंट्स बनाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीक में अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान आधार होता है किसी भी उत्पादन का। इसलिए उत्पादन में उद्यमिता, पूंजी के साथ साथ ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजों में आज भी हम आयात पर निर्भर हैं। खास करके हमारे बहुत सारे उत्पादन का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो हमारा बाहर से आता है। जैसे आज हम फार्मा कंपनी, हमारी भारत की फार्मा कंपनियां दुनिया में अग्रणी है। लगभग दुनिया में बनने वाली जितनी भी एलोपैथी की पिल्स है उसमें 80% भारत में उत्पादन होता है। सारी दुनिया को हम सप्लाई करते हैं। लेकिन उस गोली को बनाने के लिए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है वो कैल्शियम है। वो जो मेडिसिन ग्रेड कैल्शियम है वो हमको आयात करना पड़ता है और चीन से आयात करना पड़ता है। तो हम 80% दुनिया का फार्मा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका 60% कच्चा माल बाहर से आयात करते हैं। तो ये जो ऐसे 700-800 बहुत क्रिटिकल इंपोर्ट है जिनके ऊपर हम निर्भर है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे उद्योगों को इनकी सूची बना करके इनके भारतीय पर्याय खोजने चाहिए कि भारत में कैसे हो सकता है। आज हमारे पास इतनी बड़ी आपके राजस्थान में मार्बल इंडस्ट्री है। उस मार्बल इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट वो जो चूरा होता है, उस चूरे पे कुछ प्रोसेस करके 2-4 पेटेंट, मेरी जानकारी में है कि भारत में केमिकल टेक्नोलॉजी में 4 पेटेंट हो गए कि उस चूरे को कन्वर्ट किया जा सकता है मेडिसिन ग्रेड कैल्शियम के अंदर। तो ऐसे कई ऑल्टरनेट हो सकते हैं, केवल खदाने ही उसका उपाय नहीं है। ऐसे 50 उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन त्रिस्तरीय काम करने की आवश्यकता है। ज्ञान के क्षेत्र में यानी अनुसंधान के क्षेत्र में, पूंजी के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता आने से स्वदेशी भारत को फिर एक बार जो विकसित भारत का हमारा 47 का स्वप्न है 2047 का, उसकी ओर ले जा सकती है। और इस सबको युवा निश्चित रूप से कर रहा है और अधिक गति से। और हमारे सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पर सूची बना करके काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा उसका उद्देश्य है। ऐसे अनेक क्षेत्र है जिसमें हमको काम करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उत्पादन, ये हमारा मंत्र होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए। जी भाई साहब, जैसा कि आपने विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजीज़ में भारतीयों की बढ़त के बारे में बताया, और ये बड़े ही गौरव के क्षण हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व को अब जो है लीड करने लगे हैं, नेतृत्व देने लगे हैं।
मेरा अगला प्रश्न भाई साहब आपसे है कि जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं या दैनिक रोज़मर्रा का जीवन है, इसमें स्वदेशी को अपनाने के लिए क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं? तो इसमें मैं यही जानना चाह रहा हूँ भाई साहब कि जब हम टेक्नोलॉजी की और विश्व स्तर की बात करते हैं, तो एक हमें यह भी बात करना चाहिए कि दैनिक जो जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, जिसमें हम ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं जो विदेशी हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है साहब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वदेशी को अपनाने के लिए क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं? क्या है, देशभक्ति की बात तो हर कोई करता है और मेरा मानना है कि देश की जो 140-45 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 700-800 स्लीपर सेल छोड़ दिए जाए, ये जो डॉक्टर अभी दिल्ली ब्लास्ट में आए उस प्रकार के 700-800 लोग छोड़ दिए जाए, तो सारे के सारे भारतीय देशभक्त, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। लेकिन देशभक्ति के जो 3 आयाम है, उसमें से एक महत्वपूर्ण आयाम है राष्ट्र के प्रति गौरव, दूसरा है राष्ट्र की सेवा और तीसरा है राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो गौरव नहीं होने से सेवा के माध्यम गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए ये देशभक्ति केवल भावना रह करके नहीं चलेगा, वो आचरण में आना पड़ेगा। मेरी देशभक्ति मेरे दांत मांजने में आनी चाहिए, मेरी देशभक्ति मेरी शेविंग में आनी चाहिए, मेरी देशभक्ति सुबह की चाय में आनी चाहिए, मेरी देशभक्ति मेरे कपड़े धोने के साबुन में आनी चाहिए। अगर उसको मैं अपनी सुविधा के लिए और कई बार तो उपलब्धता के लिए, और उससे भी खतरनाक है ये जो सभी मीडिया में, मतलब आजकल तो अंतरताने पर भी, इंटरनेट पर भी और टीवी पर भी और प्रिंट मीडिया में भी सब जगह आने वाला, मैंने उसको नाम दिया है उल्लू बनाओ प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट। ये जो उल्लू बनाओ प्रोग्राम है, उस उल्लू बनाओ प्रोग्राम से प्रभावित होकर के यदि हम खरीदारी करते हैं तो हम देशभक्ति के नारे भारत माता की जय कहते रहेंगे, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा करेंगे। क्योंकि ये मैंने उल्लू बनाओ प्रोग्राम इसलिए कहा कि रिन भी हिंदुस्तान लीवर बनाता है और एरियल भी हिंदुस्तान लीवर बनाता है, और वो दोनों एक दूसरे की कंपटीशन में विज्ञापन देते हैं। हमको लगता है इससे ये अच्छा है तो हम ये भी खरीदे या वो भी खरीदे। तो नागनाथ का भाई सापनाथ है, उससे क्या होने वाला है? हमको भारतीय मूल से उत्पादित भारतीय कंपनियों के उत्पाद देखने की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का फाउंडर सेक्रेटरी था, तब मैंने वहाँ पर लगने वाले जो कंप्यूटर थे वो भी विप्रो से खरीदे थे। वहाँ पर जो एसी लगा था वो एसी भी वोल्टास का था, टाटा का। जो फ्रीज लिया था वो भी हमने वीडियोकॉन का लिया था, टीवी भी हमने भारतीय वीडियोकॉन कंपनी। तो जिस समय वेंची ओंग उस समय ताइवान के भारत में प्रतिनिधि थे, वेंची ओंग जब अजीत डोवाल जी हमारे वीआईएफ के डायरेक्टर थे, उनसे मिलने के लिए आए, तो बाद में बैठक के अंदर उन्होंने भाषण ही यहाँ से शुरू किया कि भारत का ये पहला बड़ा कार्यालय है दिल्ली में, जिसमें जाने के बाद मुझे लगा कि मैं ताइवान में हूँ। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ सारी चीजें भारतीय कंपनियों की थी। ये पहली बार मैंने देखा, नहीं तो बोले जितना बड़ा ऑफिस है उसमें उतना विदेशी होता है। सोनी का टीवी होगा, सोनी ब्रावो का होगा, फिलिप्स का होगा, ये ऐसी बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा ताइवान आज दुनिया की नंबर 3 की अर्थव्यवस्था यदि बनाए तो वो स्वदेशी के कारण बना है। 1980 में हमने स्वदेशी अपनाया, ताइवान ने। इसलिए उन्होंने कहा भारतीय है तो भारतीय खरीदो, हमारे घर की हर वस्तु में भारतीयता दिखाई देनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं हम भारत के बाहर की ले जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता। जैसे अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि मोबाइल की कोई भारतीय उत्पादक कंपनी इतना अच्छा मोबाइल नहीं बना रही, इसलिए भारत के बाहर की कंपनियों का बना हुआ मोबाइल लेना हमारी मजबूरी है। लेकिन कंपनी हमारे मित्र देश की हो और उत्पादन भारत में करने वाली हो, मेड इन इंडिया तो कम से कम हो। मेड बाय इंडिया भले ही नहीं हो, मेड इन इंडिया तो होना चाहिए, भारत में बनने वाला होना चाहिए। और बाकी अनेक ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें भारतीय पर्याय उपलब्ध है, थोड़ा सा प्रयत्न करने से होता है। और आज स्वदेशी के माध्यम से भी बहुत सारे स्वदेशी के गर्व से मेरे यहाँ मैं स्वदेशी रखता हुआ ऐसे लिखने वाले दुकानदार भी खड़े हो गए, ऐसे बेचने वाले लोग भी खड़े होने चाहिए। खास करके परिवार की माँ को ये तय करना पड़ेगा कि मेरे घर में विदेशी चीज़ नहीं आएगी। तो मुझे लगता है हमारी दिनचर्या में, आचरण में देशभक्ति आ जाएगी, व्यवहार में देशभक्ति आएगी। पैट्रियोटिज्म इन प्रैक्टिस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत गौरव, भारत सेवा, भारत समर्पण, ये स्वदेशी का मंत्र है। जी भाई साहब, स्वदेशी के इसी संकल्प को युवाओं में, भारतीयों में स्थापित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि 12 जनवरी को एक ऐसी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय
और जो संस्थाएं हैं वो भाग ले रही हैं। 12 जनवरी को होने वाली इस स्वदेशी संकल्प दौड़ को केवल एक इवेंट के रूप में नहीं देखा जाकर के स्वदेशी जीवन शैली को अपनाने के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उसकी घोषणा की गई। जब स्वामी विवेकानंद की 125वीं जयंती थी उस समय, इसलिए वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ये यौवन का उत्सव है, इसलिए उस यौवन के उत्सव को आप केवल भाषणबाजी के द्वारा न मना करके एक दौड़ के रूप में मना रहे, इसलिए आपको बधाई। ये एक बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। भारत के अधिकाधिक युवाओं को इस दौड़ में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद को समझना है तो शक्ति के बिना नहीं समझ सकते। शरीर शक्तिशाली, स्वामी विवेकानंद खुद अपनी कॉलेज की फुटबॉल टीम के और बॉक्सिंग टीम में थे। स्वामी विवेकानंद के खुद का शरीर बड़ा मजबूत था, इसलिए हमको भी शरीर के बल के तरफ ध्यान देना चाहिए। और केवल दौड़ के लिए दौड़ नहीं, केवल स्पर्धा के लिए दौड़ नहीं, तो उस दौड़ के माध्यम से संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना? तो स्वदेशी का संकल्प लेना। तो इसलिए ये स्वदेशी संकल्प दौड़ है। तो इसलिए संकल्प तो मन की शक्ति को आगे बढ़ाता है। चाहे जितनी असंभव बात को भी संकल्प से पूरा किया जा सकता है। फिर वो हमारा दशरथ मांझी हो जिसने पहाड़ काट करके सड़क बना दी हो, या फिर कोई पैर नहीं है ऐसे तारानाथ शर्मा हाथ पैर ना होते हुए इंग्लिश चैनल पार कर गया हो। मन की संकल्प शक्ति से असंभव को संभव किया जा सकता है। मेरी माँ मुझे बचपन में बताया करती थी कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो असंभव संकल्प भी पूरा हो जाएगा। आप आज तय करो इस 12 जनवरी को दौड़ लगाते समय कि मेरे जीवन में मैं स्वदेशी लेकर के आऊँगा। एक दिन आप अपने भारत को समृद्ध बनाने में अपने योगदान पर गर्व करोगे। इसलिए संकल्प की महान शक्ति के साथ स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाना हमारे अंदर के विवेक और आनंद को जगाने का काम करेगा, और हम भारत माता को विश्वगुरु अवश्य बनाएंगे, यह मेरा विश्वास है। जी भाई साहब, क्योंकि आपने युवाओं को उस संकल्प को दोहराने की या उस संकल्प को बताने के लिए इस दौड़ में भाग लेने के लिए प्रेरणा दी, और निसंदेह भारतीय युवा इस संकल्प को दोहराने के लिए 12 जनवरी के इस महान दिन में, जिसमें स्वामी जी का जन्मदिन है, उसमें अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए, स्वदेशी के संकल्प को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत का युवा अब स्वदेशी को लेकर के इतना गंभीर है कि वो विश्व शक्ति बनने के लिए आतुर है। अब कार्यक्रम के अंत में एक पॉडकास्ट की परंपरा होती है कि हम वक्ता से कुछ रैपिड फायर प्रश्न करते हैं, जिसकी एक शब्द में या एक वाक्य में जवाब देना होता है, जिससे कि युवाओं को बहुत आसानी से वो बात समझ में आए। तो इस राउंड में, रैपिड फायर राउंड में, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भारत के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विचार है, एकत्व का विचार। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ये जो भारत का विचार है, जिसमें से सर्वे भवन्तु सुखिना निकला, वो भारत की शक्ति है। स्वदेशी अपनाने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्वदेशी का प्रारंभ आज से, अभी से, यहीं से होना चाहिए। इसी क्षण हमारे पास जो जो चीजें हैं उनको बदल करके स्वदेशी करना चाहिए। सावरकर तो कहते थे जला डालो जो भी विदेशी है। आज भले ही वो जला डालो की स्थिति भले ही ना बने, लेकिन धीरे से उसको रिप्लेस करके और स्वदेशी को अपने जीवन में लाए, लेकिन आज से, अभी से, यहीं से प्रारंभ करें। स्वामी विवेकानंद जी का कोई एक ऐसा विचार जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा दिशा देता हो? स्वामी जी ने आला सिंगा पेरुमल अपने युवा साथी को लिखे हुए पत्र में लिखा था कि मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं, ना ही भविष्य में देखने की, झांकने की मुझे आदत है, किंतु एक दृश्य मैं अपनी आँखों के सामने जीवंत स्पष्टता से देखता हूँ कि अब मेरी चिरपुरातन भारत माता फिर एक बार अपने गौरव में विश्व के गुरु के सिंहासन पर आसीन है। आइए हम अपने जीवन से उनकी अर्चना करें। स्वामी जी ने 100 साल पहले पत्र लिखा था। आज शायद ये युवा पीढ़ी ऐसी है जिनके जीते जी, जिनके आंखों के सामने भारत माता जगत गुरु बनने जा रही है। स्वावलंबन सोच है या संघर्ष है? ना सोच है ना संघर्ष है। स्वावलंबन तो अभ्यास है, स्वावलंबन तो जीवन है, जीवन जीने की कला है। जो स्वयं में विश्वास करता है वो स्वावलंबी होता है, जो लाचार होता है वो परावलंबी होता है। जी, जैसा आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट की दुनिया में उल्लू बनाने का काम होता है और उनकी टैग लाइन्स होती हैं। अगर भारत एक ब्रांड हो तो उसका टैगलाइन क्या होगा? भारत का तो टैगलाइन यही है, विश्व के प्रत्येक का कल्याण, यही हमारा मंत्र है। मंत्र की बात होती है तो युवाओं के लिए आपका सबसे छोटा मंत्र क्या होगा? स्वयं को गढ़ो
और दूसरों को गढ़ने में सहयोग करो। अंग्रेजी में और छोटा हो जाता है, बी एंड मेक। धन्यवाद भाई साहब, आपके इस मार्गदर्शन से हमारे दर्शकों को बेहद लाभ मिला होगा। आज के इस विचार यज्ञ से हम संकल्प की ओर आगे बढ़े, यही प्रार्थना। धन्यवाद। भारत माता केवल एक भूमि नहीं, यह 140 करोड़ सपनों की धड़कन है और उन धड़कनों का सबसे शक्तिशाली स्वर है युवा शक्ति। आज का यह संवाद केवल शब्दों की यात्रा नहीं था, यह आत्मा से राष्ट्र तक पहुंचने वाला एक ऐसा वैचारिक प्रकाश पथ था। श्री मुकुल कानिटकर जी ने हमें याद दिलाया कि भारत का भविष्य कागजों पर नहीं लिखा जाएगा, उसका निर्माण युवाओं के साहस, संस्कार और स्वदेशी संकल्प से होगा। उन्होंने स्पष्ट किया, शिक्षा केवल परीक्षा का माध्यम नहीं, चरित्र का निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानवता के कल्याण का साधन है। विवेकानंद जी के विचारों की वह ध्वनि जो उठो जागो के रूप में आज भी अमर है, उसे मुकुल जी ने हमारे हृदय में फिर से प्रज्वलित किया है। और आज उन्होंने हमें बताया कि भारत तभी ही आत्मनिर्भर हो सकता है जब उसका युवा आत्मनिर्भर बन जाए। और आज इस संवाद का सबसे बड़ा सार यह रहा कि हम सब केवल दर्शक नहीं हैं, हम नव भारत के निर्माणकर्ता हैं और समय है कि आज हम अपने विचारों को कर्म में बदलें। यही स्वदेशी संकल्प दौड़ का संदेश है। जब हजारों युवा एक साथ दौड़ लगाते हैं, पूरे विश्व को ये संदेश जाता है, भारत का युवा मातृभूमि के लिए समर्पित है। जब लाखों हृदय स्वदेशी का संकल्प लेते हैं तो केवल आवाज नहीं उठती, राष्ट्र का भविष्य बदलता है। इसी के साथ जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।